मेरा नाम सुनैना है। वैसे तो मैं गांव की रहने वाली थी, लेकिन मेरे ख़ानदान में कुछ ऐसे रीति रिवाज थे जो हमारी सोच से बिल्कुल ही अलग थे और मैं ऐसे रीति रिवाज के सख्त खिलाफ थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर लोग आज के ज़माने में भी ऐसी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास कैसे कर लेते हैं। मैं बहुत समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। मेरी फैमिली में मेरी दो बहनों को पढ़ने नहीं दिया गया था, मगर मैं बहुत ज़िद्दी थी, इसलिए मैंने अपनी ही ज़िद से अपनी पढ़ाई पूरा कर लिया था। मेरे घर वालों का कहना था कि हम गरीब लोग हैं और हम लोग जैसा चाहते हैं कि हमारी बेटियां इज्जत से अपने घर की हो जाए, मगर तुम तो पढ़ाई करना चाहती हो, आखिर पढ़ लिख कर तुम्हें करना ही क्या है? जाना तो फिर भी तुम्हें अपने ससुराल ही है, इसलिए घर के कामकाज सीखो, पढ़ाई लिखाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, हालांकि वो अपने तीनों ही बेटियों से बराबर का प्यार करते थे, मगर मैं बहुत ज़िद्दी थी, इसलिए मेरी ज़िद के आगे सब हार मान जाया करते थे। हम तीनों बहनों का कोई भाई नहीं था। मेरी एक बड़ी बहन थी और मुझसे एक छोटी बहन थी। हम तीनों ही बहनें आपस में बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ रहा करते थे। मेरी मम्मी का गांव की औरतों के साथ बहुत मिलना जुलना रहता था, जबकि मेरे पापा सिर्फ अपने काम से ही काम रखते थे। मेरे पापा का शहर जाने वाले रास्ते पर एक चाय का होटल था, जहाँ पर आने जाने वाले लोग रुकते थे और लोग उनके होटल पर बैठकर चाय नाश्ता करते थे। हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी। हमारे यहाँ जिस लड़की की शादी होने वाली होती थी, उसकी शादी से एक रात पहले उनको हरे रंग के कपड़े पहना दिए जाते थे, जिसकी वजह से वो लड़की शादी से एक रात पहले अपनी नींद पूरी कर लिया करती थी। वो सारी रात गहरी नींद में सोई रहती थी और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती तो उसके पास बहुत सारे पैसे होते थे। ऐसा सिर्फ अभी तक हमारे रिश्तेदारों में हो चुका था। लड़की के पैरों पर हल्दी लगी होती थी। ये रस्म मुझे कुछ अजीब सी लगती थी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और ये बात जानती थी कि आखिर ऐसा करने से क्या होता है। इसी तरह जब मेरी शादी का समय आया तो एक रात पहले मुझे भी हरे रंग के कपड़े पहना दिए गए थे। मैंने चुपके से अपने कमरे को बंद करके अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और सोने का नाटक करने लगी। अभी मुझे लेटे हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। जब शाम ढल गई, रात के आगोश में मैं घिरती चली जा रही थी। एक अजीब सा सुकून और लापरवाह सी हवा चल रही थी। मैं छत पर बैठी हुई पंछियों को अपने अपने स्थान पर वापस जाता हुआ देख रही थी। तभी छत पर मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, सुनैना, तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया गया है और अगले महीने तुम्हारी शादी है। अपनी मम्मी की बात सुनकर मैं चौंक गई थी कि अचानक मेरी मम्मी ने मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता कैसे फिक्स कर दिया, यहाँ तक कि शादी की डेट भी फाइनल कर दी। मेरी मम्मी बहुत अजीब थी और बहुत गुस्सा किया करती थी, इसलिए उनसे बात करते हुए हम तीनों बहनों को डर लगता था। हम लोग सिर्फ खुलकर हंसी मजाक अपने पापा से ही किया करते थे। मम्मी कहने लगी, शादी से एक रात पहले तुम्हें हरे रंग के कपड़े पहनने हैं। मैं वो कपड़े तुम्हारे लिए निकाल कर रख दूंगी। शादी के समय घर में सारे मेहमान मौजूद होंगे, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनना चाहती। खामोशी से कपड़े पहन लेना, मैं तुम्हें अभी से ही सावधान कर रही हूँ। ये कहकर मेरी मम्मी उठकर चली गई थी। मैं गुस्से से उनको जाता हुआ देख रही थी। मुझे अपनी मम्मी एक आंख नहीं भाती थी, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उन्होंने हम बेटियों को बोझ ही समझा था, जबकि वो खुद भी औरत थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि उनके पास एक बेटा हो, मगर इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हम तीनों बेटियां पैदा हो गए और इस तरह मेरी मम्मी की चाहत अधूरी रह गई। आखिर हरे रंग के कपड़े पहनाने की वजह भी बड़ी अजीब थी, जो मैं किसी को क्या बताती, खुद बताते हुए भी मैं डर जाती थी। ये हमारे खानदान का रिवाज था कि जिस लड़की की भी शादी होती थी, वो शादी से एक रात पहले अपने शरीर पर हरे रंग के कपड़े पहन लिया करती थी। फिर सुबह उसके पास ढेर सारे पैसे होते थे, लेकिन मुझे ये रिवाज हरगिज़ पसंद नहीं था। ऐसा तो लालची लोग करते हैं, जो अपनी बेटियों के बदले ढेर सारे पैसे वसूलते हैं, और हमारे घर में भी ये सब पहली बार नहीं हो रहा था। हालांकि इससे पहले मेरी बहन की शादी हुई थी, तब भी मेरे घर वालों को ढेर सारे पैसे मिले थे। मेरी बहन के साथ भी यही सब कुछ किया गया था। मैं इस रिवाज को लालच समझती थी, क्योंकि मैं इस रस्म के पीछे छुपी हकीकत के बारे में जानना चाहती थी। इसलिए मैं दिल ही दिल में एक प्लान बनाकर बैठ गई थी, लेकिन शायद मेरी मम्मी को इस बारे में अंदाज़ा हो गया था, तभी तो वो मुझे सावधान करने के लिए आ गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी शादी किसके साथ हो रही है। मुझे तो कोई लड़के वाले देखने नहीं आए थे। मुझे इतना यकीन जरूर था कि मेरी बड़ी बहन की तरह मम्मी ने मेरा रिश्ता भी मेरे फ़ोटो दिखाकर ही फिक्स कर दिया होगा, क्योंकि मेरी बड़ी बहन को भी लड़के वाले देखने के लिए नहीं आए थे। मेरी मम्मी का कहना था कि लड़के वालों को मेरी बहन की फ़ोटो दिखा दी गई है, उन्होंने उसकी फ़ोटो में ही देखकर पसंद कर लिया और वो लोग कुछ दिन बाद बारात लेकर आ जाएंगे। मैं इस बात के बहुत खिलाफ थी। हमें लड़के वालों के बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी।
मगर मेरे मम्मी पापा ने मेरी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। और अब मैं ये भी चाहती थी कि मेरे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। आखिर पता होना चाहिए कि मेरी शादी किस परिवार में हो रही है, कौन सी जगह पर हो रही है, लड़का कौन है, दिखने में कैसा है। मैंने मम्मी से दबे दबे शब्दों में पूछने की कोशिश की थी, मगर वो गुस्सा हो गई और कहने लगी, क्या तुम्हारे लिए ये जानना काफ़ी नहीं कि तुम किस दिन दुल्हन बनोगी? पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, अपने ससुराल के बारे में सब कुछ जानने के लिए पहले से ही बेचैन होती हैं। हमारे ज़माने में तो हमारे माता पिता रिश्ता तय कर दिया करते थे और हमें शादी के दिन ही पता चलता था कि हम कहाँ पर विदा होकर आए हैं। और तुम आज की लड़की जो बेचैन हो रही हो सब कुछ जानने के लिए। मैंने अपनी मम्मी से ज़्यादा जिद की तो वो मुझे मेरी शिक्षा के ताने देने लगी थी, और तो और मेरी बड़ी बहन को भी कोसने लगी थी। मम्मी कहने लगी, ज़्यादा पढ़ लिख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें मना करती थी कि तुम्हें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन तुमने अपने पिता को अपनी बातों में ले लिया। पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत चालाक होती है, और वो तुम्हारी बड़ी बहन सुरभि जो घर में भागने की नई रस्म पैदा कर दी है, तो तुम उसकी पैरवी मत करना। तुम दोनों बेटियों ने गांव में हमारी नाक कटवा दी है, किसी से नज़र मिलाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। मैं अपनी मम्मी की बात सुनकर खामोश हो गई थी, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी से ऐसी बातों की उम्मीद थी। वो जब भी बोलती थी हम बेटियों के बारे में कड़वा ही बोलती थी। मेरी छोटी बहन को भी वो छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती थी। उनकी बातें सुनने की हम तीनों बहनों को आदत थी, इसलिए मैंने भी अपनी मम्मी की बात को इग्नोर कर दिया और अपना मूड खराब नहीं किया। लेकिन मैं पापा से बात करना चाहती थी। मैं पापा के पास बड़ी आस के साथ आई थी। मेरे पापा से कहा, पापा मेरी जिस लड़की के साथ शादी हो रही है मैं उसकी फ़ोटो देखना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे उसकी फ़ोटो दिखा दो। आपको तो पता होगा ना कि आपने मेरा रिश्ता कहाँ पर फिक्स किया है। लेकिन आज पहली बार मुझे बहुत हैरत हुई थी। मुझे अपने पापा से इस तरह के जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आज तो उन्होंने बिल्कुल मम्मी का रूप धारण कर लिया था। वो कहने लगे, सुनैना खामोश हो जाओ, अपने पिता से तुम्हें ऐसी बेशर्मी की बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही? क्या तुम भी अपने दिल में सुरभि जैसे इरादे रख कर बैठी हो? बस खामोशी से तुम शादी की रात हरे रंग के कपड़े पहन लेना, यही हमारी रीत है और यही रिवाज है। मैं पापा की बात सुनकर खामोश हो गई थी। मैं समझ गई थी कि पापा का इतना बदला हुआ बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ मेरी बड़ी बहन की वजह से है, क्योंकि जिस दिन से वो घर से गई है उसी दिन से पापा का भी मूड हम बहनों की तरफ से बदल गया है। मेरे पापा नहीं समझते थे कि ये रीत रिवाज हम बहनों को रास नहीं आई थी। आज भी सोचकर मेरा दिल दहल जाता था कि जिस रात मेरी बड़ी बहन सुरभि की शादी थी वो बहुत खुश थी और उसने बड़ी खुशी खुशी वो हरे रंग के कपड़े पहन लिए थे। हम लोग तो उसकी शादी की खुशी में गानों पर डांस कर रहे थे, लेकिन आधी रात अचानक न जाने क्या हुआ, उसकी चीखों की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा था। हमारे घर में सारे मेहमान आए हुए थे। हम सब लोग घबरा गए थे। हम जैसे ही भागकर अपनी बहन के कमरे की तरफ गए तो उसका कमरा खाली था, जबकि उसके बिस्तर पर बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। इतने ढेर सारे पैसे शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। मेरी बहन की शादी मेरी शादी से 1 साल पहले हुई थी। मुझे ये सब देखकर डर लगने लगा था। मेरी मम्मी को अपनी बेटी के भागने की ज़्यादा टेंशन नहीं थी। उन्होंने वो सारे पैसे उठाकर रख लिए। मैंने अपनी मम्मी से सवाल किया था कि मम्मी आखिर सुरभि कहाँ चली गई है। मेरी मम्मी ने कहा कि तुम्हारी बहन घर छोड़कर भाग गई है, लेकिन न जाने क्यों मुझे मम्मी की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती थी। वो बहुत मासूम और सीधी थी। उसका किसी लड़के के साथ रिश्ता नहीं था, तो फिर वो किसके साथ भाग सकती थी? अगर उसका किसी लड़के के साथ रिश्ता होता तो वो मुझे ज़रूर बताती। मैं अपनी मम्मी की बात सुनकर डर गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा गुस्से में रहती थी। जब सारे मेहमान अपने अपने घरों को वापस चले गए तो मैंने फिर से अपनी मम्मी से सवाल किया था, मम्मी सुरभि आखिर कहाँ चली गई और वो किसके साथ गई है? तो मम्मी ने फिर से कहा, तुम खामोश रहो, तुम्हें बताया है ना कि तुम्हारी बहन भाग गई है, क्या पता किसके साथ गई है। जाते जाते हमारे मुंह पर कालिख मल गई है। सारे गांव वाले कहते हैं कि मैंने उसकी अच्छी परवरिश नहीं की है, इसलिए तुम्हारी बहन मेरी नाक कटवा कर चली गई। मेरी मम्मी हर बार अपनी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही थी। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती थी। वो ये बात क्यों नहीं समझ रही थी कि वो गलत नहीं है और वो कभी भी भाग नहीं सकती, क्योंकि वो तो अपनी शादी से बहुत खुश थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसके साथ जा सकती थी। मैंने मम्मी से कहा, अगर सुरभि को भागना ही होता तो फिर उसने शोर क्यों मचाया था? वो खामोशी से तो भी भाग सकती थी। क्या पता उसे किसी ने किडनैप कर लिया हो। मेरी मम्मी ने मुझे घूर कर देखा था और कहने लगी, अभी तो छोटी है, इसलिए अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डाल। मैं नहीं चाहती तुम दोनों बहनें भी अपनी बहन सुरभि पर जाओ, इसलिए इस बात में ज़्यादा दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है।
मुझे और मेरी छोटी बहन को सुरभि की बहुत याद आती थी। हम दोनों बहनें आपस में यही बात करते थे कि जरूर सुरभि के साथ कुछ गलत हुआ है, वो इतनी आसानी से कैसे जा सकती है। मैं छुप छुप कर सुरभि के लिए रोती थी, मगर वो तो ऐसी बेवफा निकली, क्या उसने कभी पलट कर हम लोगों की तरफ देखा ही नहीं। मेरे दिल से मेरी बहन का गम नहीं जाता था। मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी बहन को ढूंढ कर ही रहूँगी। मैंने गांव में अपनी मम्मी से बाजार जाने के बहाने कई बार अपनी बहन को तलाश किया था, मगर सुरभि मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। मैं और कहीं तो जा नहीं सकती थी और मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बहन को किस तरह से तलाश करूं। इसी तरह से 1 साल गुजर गया था, मगर मेरी बहन का कुछ पता नहीं चला था। हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था, वो पुलिस ऑफिसर था। मैंने अपनी मम्मी के मोबाइल से चुपके से उसे SMS सेंड किया था। मैंने उसको अपनी शादी के बारे में बता दिया था। गौतम 1 महीने पहले ही हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुआ था। जब मुझे पता चला कि वो पुलिस ऑफिसर है तो मैं एक दिन अपने मम्मी पापा से छुपकर उसके घर चली गई थी। मैंने उससे उसका मोबाइल नंबर लिया था और उससे हेल्प मांगी थी कि वो मुझे मेरी गुमशुदा बहन से मिलवा दे और मेरी बहन को कहीं ना कहीं से तलाश करने की कोशिश करे, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर था और वो इस काम को आसानी से कर सकता था। वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। वो एक नरम दिल और अच्छा इंसान था। मेरी शादी में अभी 1 महीना था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातचीत होने लगी थी, क्योंकि मैं चोरी चुपके उसके घर चली जाया करती थी और मुझे उससे कोई काम होता तो मैं उसे मम्मी के मोबाइल से चुपके से SMS सेंड कर दिया करती थी। लेकिन इस दौरान वो मुझे अच्छा लगने लगा था। मैं मन ही मन उसको चाहने लगी थी। मैंने अपनी शादी से 1 हफ्ता पहले उससे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया था। उसने भी मुझे फ़ौरन ही जवाब दे दिया था कि वो मुझसे प्यार करता है। वो काफ़ी दिनों से मेरी बहन को तलाश कर रहा था, मगर सुरभि का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं गौतम को अपनी शादी के बारे में बताने के बाद बेफिक्र हो गई थी। मुझे उम्मीद थी कि बाकी का मामला वो संभाल लेगा, मगर उसके रिप्लाई ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। शादी से 1 हफ्ता पहले उसने मुझसे कहा था कि तुम अपने पेरेंट्स का कहना मान लो और उनके कहने के मुताबिक शादी कर लो। तुम्हें अपने पेरेंट्स के फैसले के मुताबिक सर झुका देना चाहिए। मैं उसके मैसेज को बार बार पढ़ रही थी और मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब मेरे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं बचा था, इसलिए मैंने शादी की तैयारी शुरू कर दी थी और मैंने अपने इस शादी को एक्सेप्ट भी कर लिया था। मैंने अपने लिए कपड़े खरीद लिए थे। एक दिन मेरे घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा मेरी शादी का इनविटेशन हमारे रिश्तेदारों को देने के लिए शहर गए हुए थे। इसलिए मैं और मेरी छोटी बहन घर पर अकेले थे। तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो एक भिखारी खड़ा हुआ था। मुझे लगा कि उसे पैसे चाहिए होंगे। मैं उसके लिए पैसे निकाल कर ले गई थी। मैंने जैसे ही उसको पैसे दिए तो उसने मेरे हाथ से पैसे नहीं लिए, बल्कि वो कहने लगी कि शादी की रात तुम हरे रंग के कपड़े हरगिज मत पहनना, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगी, सुरभि की तरह। इतना कहकर वो भिखारी हमारे घर से चली गई थी। मैं उसे आवाज़ देती रह गई, मगर उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं उसकी बात से बहुत घबरा गई थी, इसलिए घर का दरवाज़ा जल्दी से बंद करके अपनी बहन के गले लग गई थी। मेरी बहन भी मुझे देखकर परेशान हो गई और पूछने लगी, दीदी क्या हो गया है। मैंने उसको उस भिखारी की बात बताई तो वो कहने लगी, दीदी ये भिखारी तो पैसे लेने के लिए ऐसे ही कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं सारा दिन उसकी बात से परेशान रही थी। रात को फिर से जब मैं सोने के लिए लेट गई तो मुझे वो भिखारी याद आ रहा था। उसकी बातों से मेरा शरीर थर थर काँप रहा था। उस भिखारी में कुछ ऐसा ज़रूर था जिसने मुझे चौंका दिया था। आखिर क्या था ये मैं याद नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके शब्द अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहे थे। वो कौन था और गुंजन को कैसे जानता था। गुंजन मेरी बुआ की बेटी थी और उसकी शादी भी इसी तरीके से हरे रंग के कपड़े पहनाने के बाद ही हुई थी। उसकी शादी को 3 महीने गुजर गए थे, मगर अभी तक वो अपने मायके नहीं आई थी। हमारे खानदान में जितनी लड़कियों की भी शादी होती थी, वो अपने ससुराल जाने के बाद मायके में कभी पलट कर नहीं आती थी। हर लड़की रात में हरे रंग के कपड़े पहनती और सुबह विदा होकर अपने ससुराल चली जाती थी। लेकिन फिर उनका कोई अता पता ही नहीं मिलता था। वो कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, उनकी कोई खबर किसी को नहीं होती थी और ना ही उनके मायके वाले इस बारे में कोई जानकारी लिया करते थे। हमारे खानदान वाले तो बेटियों को विदा करने के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया करते थे। मैं अपनी मम्मी से पूछती तो वो कहती थी कि ये सब कुछ इन हरे रंग के कपड़े का कमाल होता है। मैंने ठान लिया था कि मैं इन हरे रंग के कपड़े का सच जानकर ही रहूंगी, मगर जब मेरे लिए वो समय आ गया तो मेरे हौसले दम तोड़ने लगे थे। अभी भी बहुत सी ऐसी बातें थी जिनके बारे में मुझे पता लगाना था। मैंने खामोश रहने का फैसला किया था और मैं खामोशी से अपनी शादी की तैयारी करती चली जा रही थी। मम्मी और पापा मेरी तरफ से दोनों बेफिक्र हो गए थे। अब वो अपने कामों में बिजी हो गए थे। मेरे पापा हर रोज़ अपने चाय के होटल पर जाते थे।
मम्मी पापा के घर से निकलते ही घर के कामकाज में बिजी हो जाती थी। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन जिस दिन से मेरी बहन घर से गई थी और उसके बिस्तर से हमें ढेर सारे पैसे मिले थे, तब से ही हमारे घर के हालात बहुत बेहतर हो गए थे। हमारे घर में एक से एक अच्छी चीज़ आ गई थी। आज दोपहर के टाइम पर मेरी मम्मी सो रही थी तो मैंने घर से बाहर निकलने का फ़ैसला कर लिया था ताकि मुझे उस दिन वाला भिखारी मिल जाए, मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैंने उसे पूरे मोहल्ले में तलाश कर लिया। मैं बहुत देर तक गली मोहल्ले में उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान होती रही और फिर मायूस होकर मैं अपने घर लौट आई थी। मैं घर वापस आ रही थी तभी अचानक मेरी नज़र गौतम के घर पर पड़ी। मेरे दिल में ख्याल आया कि 4 दिन बाद मेरी शादी है, मुझे एक आखिरी बार गौतम से बात कर लेनी चाहिए। आखिर मुझे भी तो मालूम हो उसने अचानक मुझसे नज़रें क्यों फेर ली। मैं यही सोचती हुई गौतम के घर के अंदर चली गई थी। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि गौतम के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं दबे दबे कदमों से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक मुझे किसी लड़की की आवाज़ आई थी। मुझे लगा था कि शायद वो किसी और की मोहब्बत में फंस चुका है, इसलिए मैं वापस अपने घर को आ गई थी, क्योंकि वो मुझे ऐसी एक मामूली लड़की से शादी करके भी क्या कर सकता था। मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका था। इधर मेरी शादी के फंक्शन शुरू हो गए थे, मेहंदी के बाद संगीत और फिर मेरी विदाई का टाइम भी आ गया था। मैं डर से कांप रही थी। जब शादी से एक दिन पहले मम्मी ने मुझे वो हरे रंग के कपड़े लाकर दे दिए जो हमारे खानदान की हर दुल्हन को पहनाए जाते थे। वो कपड़े उन्होंने मुझे पहनाने के लिए कहे थे। मैंने वो कपड़े पहनकर मम्मी को ये जाहिर कर दिया था कि मैं कपड़े पहन चुकी हूँ, लेकिन मम्मी के जाते ही जब सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए तो मैंने खामोशी से कपड़े चेंज कर लिए थे और वो हरे रंग के मम्मी के दिए हुए कपड़े मैं अलमारी में छुपा दिए थे। और जो मैं हरे रंग के कपड़े पहले ही मार्केट से लेकर आई थी, मैंने उनको पहन लिया था। मैं सोने के लिए लेट गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे किसी के खटपट की आवाज़ आने लगी थी। कोई दबे दबे कदमों से मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मैं बहुत डर गई थी। वो आवाज़ धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। फिर अचानक किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया था। सामने खड़े हुए इंसान को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि गौतम खड़ा हुआ था। गौतम ने मुझे खामोश खड़े रहने का इशारा किया और फिर वो मेरे कान में कहने लगा, चुपचाप मेरे साथ चलो। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपने दिल की सुनने की ठान ली थी। मैं चुपचाप गौतम के साथ चली गई, जो मुझे हमारे घर के पीछे ले गया। फिर वो कहने लगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं समझ गई थी कि वो मेरे रखवाला है, वही मुझे खानदान की बाकी लड़कियों की तरह गायब होने से बचा सकता है। मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई तो उसने मुझे दीवार कूदने के लिए कहा था। मैं उसके साथ दीवार कूदकर अपने घर की 4 दीवारी से दूर हो चुकी थी। गौतम ने मेरा साथ किसी मेहरबान दोस्त की तरह दिया था। उसने मेरे लिए खाना बनाया था और मुझे खाना खिलाकर मुझे अपने घर में ही बना हुआ एक कमरा दिया था और कहने लगा, तुम यहाँ पर आराम करो। मैं कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी और बिस्तर पर लेट गई। मैं जैसे ही लेटी तो मैं गहरी नींद में चली गई थी। सुबह जब उठी तो मैंने गौतम को पुलिस की यूनिफॉर्म में देखा था। वो कहने लगा, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, मेरे जाते ही तुम दरवाज़ा बंद कर लेना। मैंने गौतम के जाते ही उसके घर के दरवाजे को अच्छे से अंदर से लॉक कर लिया था। दोपहर का 1 बज रहा था जब मुझे पड़ोस से बैंड बाजे की आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ी हैरान हुई थी कि आज किसकी शादी है। 2 घंटे बाद वो बारात बड़ी धूमधाम के साथ वापस लौट गई थी। फिलहाल मैंने इग्नोर कर दिया था और मैं गौतम के घर की सफाई करने के बाद किचन में ठंडा पानी पीने के लिए गई थी कि किसी ने पीछे से आकर मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया था, जिसमें शायद नशे की दवाई मिली हुई थी। उसे सूंघकर मैं बेहोश हो गई थी। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक टूटे फूटे घर में पाया था। मैंने आंखें खोलकर इधर उधर देखने की कोशिश की थी। वो बहुत अजीब सा और छोटा सा कमरा था। ज़मीन भी कच्ची थी और बाहर से छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरा सर घूम रहा था, लेकिन फिर भी मैं उठकर बैठ गई। मैंने सोचा कि मैं बाहर जाकर देखूं कि आखिर मैं कहाँ आ गई हूँ। मैं जैसे ही बाहर गई तो बाहर 3 जवान लड़कियाँ बैठी हुई थी। वो तीनों ही मुझे देखकर मुंह सिकुड़ने लगी थी। तभी घर की तरफ से एक औरत निकल कर आई। वो मुझे देखकर कहने लगी, हमारे घर इतनी देर तक सोते रहने का रिवाज नहीं है, तुम अपने चाल चलन सीधे कर लो। मैं तो उस औरत की बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने उससे कहा कि आखिर आप कौन हो और मैं इधर क्या कर रही हूँ, ये किसका घर है, मैं कहाँ पर आ गई हूँ। मैं उस औरत से तरह तरह के सवाल करने लगी थी। उस औरत ने किसी को आवाज़ लगाई थी, अरे गजेंद्र आजा, तेरी पत्नी सोकर उठ गई है। पत्नी गजेंद्र की? मैं तो ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। मेरी तो शादी ही नहीं हुई थी, बल्कि मुझसे शादी तो गौतम करना चाहता था और वो मुझे अपने घर लेकर गया था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था।
मैं बार बार यही सब कुछ सोच रही थी जब कोई 55 साल का आदमी छत से नीचे उतर कर आया। वो तीनों जवान लड़कियां उसी की थीं। उसकी सबसे बड़ी बेटी की उम्र 19 साल थी और बाकी दोनों बेटियां उससे 2 साल की छोटी थी। वो बहुत काला सा और मोटा सा आदमी था। वो आदमी मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। फिर वो अपनी माँ की तरफ देखकर कहने लगा, हमारी शादी का बंदोबस्त किया जाए। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं चिल्लाने लगी थी, कौन हो तुम लोग, मुझे यहाँ क्यों ले लाया गया है। मैंने उनसे कहा कि मैं जानती हूँ तुम लोगों ने मुझे गौतम के घर से किडनैप किया है। वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। वो मोटा सा आदमी हंसकर कहने लगा, तुमने बिल्कुल ठीक आइडिया लगाया है। हमने तुम्हें किडनैप किया है, लेकिन तुम बेफिक्र हो जाओ। गौतम तुम्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा गांव इस जगह से बहुत दूर है। अब तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम खामोशी से मेरे साथ शादी कर लो, नहीं तो इस घर में तुम्हें खाना तक नहीं दिया जाएगा और फिर भूख से बिलक बिलक कर तुम मर जाओगी। मरने से अच्छा है कि तुम खामोशी से शादी कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं उस आदमी की कड़ाकेदार आवाज़ से डर कर रोने लगी थी। मैं समझ गई थी कि यहाँ से बाहर निकलना मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैंने खामोशी से गजेंद्र का कहना मान लिया था। इसी तरह मेरी शादी गजेंद्र के साथ हो गई थी और मैं कम उम्र की लड़की उसकी जवान बेटियों की माँ बन गई थी। मेरी अनचाही सास तो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। उसने घर का सारा काम मेरे हवाले कर दिया था कि अब किडनैप करके लाई गई बहू ही घर का सारा काम किया करेगी। मैंने सब कुछ बर्दाश्त करना सीख लिया था और खुद को इस घर के माहौल में ढाल लिया था। ये भी मेरे ही गांव की तरह एक गांव था, मगर ये बहुत पुराना गांव लग रहा था। यहाँ पर तो गैस का चूल्हा भी नहीं था। मिट्टी के चूल्हे पर ही आग जलाकर खाना पकाना पड़ता था। आग जलाते जलाते मेरी आंखें धुएं से फूट जाती थी। काफ़ी समय तक मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता था। मैं अपनी किस्मत को घंटों बैठकर रोती थी और गजेंद्र की तीनों ही बेटियां मुझे तंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। गजेंद्र की सबसे बड़ी बेटी मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी थी और रिश्ते में मैं उसकी माँ बन गई थी। गजेंद्र की पहली पत्नी मर चुकी थी, इसलिए उसने मुझसे दूसरी शादी की थी। मैं इन तीनों लड़कियों के सारे काम किया करती थी और अपनी सास की भी खूब सेवा करती थी, लेकिन मैं खुद को हर लम्हा चौकन्ना करके रखा हुआ था। मेरी सास के पास सारा दिन गांव की औरतें आती रहती थी। उनकी ही वजह से मुझे पता चला था कि मुझे बंगाल के एक छोटे से गांव में लाया गया है, जबकि मेरा घर बंगाल से बहुत दूर था। मैं कभी बंगाल नहीं आई थी। यहाँ पर तो मेरा कोई अपना था ही नहीं, कोई मुझे ढूंढ भी नहीं पाता, इसलिए मुझे यहाँ से गायब होने के लिए खुद ही कोई कोशिश करनी थी। इस गांव में गजेंद्र की पत्नी बनकर रहना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इस तरह तो मैं तड़प तड़प कर ही मर जाती। एक दिन मैं घर के कामकाज कर रही थी, तब मुझे एक आइडिया याद आया। मैं फौरन ही चक्कर खाकर गिर गई थी। गजेंद्र दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मुझे करीब के ही अस्पताल में ले गया था। मैंने सारे रास्ते थोड़ी थोड़ी आंखें खुली रखी थी। मैं रास्तों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बेहोश होने का नाटक 2-3 बार किया था। फिर मैंने अपनी सास से कहा था, आप क्यों घर से बाहर सब्जी लेने के लिए जाती हो? अब आपके आराम करने के दिन आ गए हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दो। मैं घर के सारे काम किया करूँगी और साथ ही साथ आपकी सेवा भी करूँगी। लेकिन वो बुढ़िया भी बड़ी चालाक औरत थी। मुझ पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर सकती थी? फिर मैंने अपने पति की बेटियों से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने अपनी मीठी मीठी बातों और उनके हर अत्याचार को बर्दाश्त करके उनके दिल को जीत लिया था और मैं गजेंद्र की भी हाँ में हाँ मिलाया करती थी, ताकि उसको लगे कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है। घर को मैंने पूरी तरह से संभाल लिया था और इस घर के लोगों का भी दिल जीत लिया था। तब कहीं जाकर इन सबको मुझ पर यकीन हुआ था और मुझे यहाँ पर आए हुए भी अभी 4 महीने गुजर गए थे। मेरी सास ने मुझे घर से बाहर सामान खरीदने की परमिशन दे दी थी। मैं हर रोज़ रास्ते में ठहर कर किसी न किसी औरत से पूछती रहती थी, यहाँ का बस अड्डा किधर है, यहाँ से बस अड्डे पर कैसे जाया जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते करते मुझे पूरा 1 महीना लग गया था और फिर फाइनली मेरी आज़ादी का दिन भी आ गया था। मैंने रोज़ की तरह जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाए और अपनी सास को खाना बनाकर दे दिया। गजेंद्र की तीनों बेटियाँ के भी मैंने सारे काम कर दिए थे। मैंने इन सबको खाने में नींद की दवाई मिलाकर दे दी थी। वो सब लोग खाना खाते ही सो गए थे, जबकि गजेंद्र किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। मैंने घर से कुछ पैसे उठाए और फिर मैं खामोशी से घर से फरार हो गई थी। अब मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, इसलिए मुझे खुद पर बहुत भरोसा था, मगर मेरा डर अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा था। डरते डरते मैं बस अड्डे तक आ गई थी और फिर बस में बैठ गई थी और फिर फाइनली जब बस चली तो मेरी सांस में सांस आई थी। सारा रास्ता इसी तरह से गुजर गया था। मैं अपने गांव पहुंच गई थी। यहाँ आने के बाद मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अब मैं कहाँ जाती, ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था।
मगर मैं अपने एक फ्रेंड के घर की तरफ चली गई थी। वो मुझे देखकर शॉक्ड रह गई थी। वो कहने लगी कि तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारी शादी तो बंगाल में हुई थी और तुम्हारा पति कहाँ पर है? मैंने उससे कहा, तुम्हें कैसे पता कि मेरी शादी बंगाल में हुई थी? तो वो कहने लगी, मैं खुद तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हारे घर गई थी। तुम्हारी बारात जैसे धूमधाम से आई थी उसी तरह से धूमधाम से वापस गई थी। उसकी बात सुनकर तो मैं चौंक गई थी। बंगाल में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मैंने उसे बता दिया था और मैंने उसे ये भी बताया था कि मैं तो घर से भाग गई थी। मैंने उससे कहा कि मैं तो गौतम के घर थी, पता नहीं मुझे कौन किडनैप करके बंगाल ले गया था। मेरी फ्रेंड कहने लगी, हम इस रात से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। इसलिए उसने मुझे कुछ दिनों तक अपने घर में ही छुपा कर रखा हुआ था। वो बहाने बहाने से मेरे घर जाकर मेरी मम्मी से मेरी इन्फॉर्मेशन लेती रही थी, मगर मेरी मम्मी ने उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था। शायद मम्मी का मेरे ससुराल वालों के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं था। मैंने अपनी फ्रेंड से एडवाइस लेकर गौतम के साथ मिलने का इरादा बनाया था। इसलिए मैंने रात के टाइम जाने का फैसला किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई देख ले। इसलिए मैं सबसे छुपती छुपाती गौतम के घर पहुंच गई थी। गौतम के घर का दरवाज़ा हमेशा खुला ही मिलता था। मैं उसके घर में चली गई थी। मुझे गौतम के किसी से फ़ोन पर बात करने की आवाज़ आ रही थी। वो तेज तेज बोल रहा था। वो फ़ोन पर किसी से झगड़ रहा था। वो कहने लगा, अगर लड़की भाग गई है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है और मैं भी तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूँगा। लड़की का ध्यान तुम्हें खुद ही रखना चाहिए था। मैं उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गई थी। मैं समझ गई थी कि इसका मतलब ये है कि गौतम ही इस सब के पीछे है। मैं उल्टे पैरों अपने फ्रेंड के घर वापस आ गई थी। मैंने उसको पूरी बात सुना दी थी। वो तो काफ़ी परेशान हो गई, मगर हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और किससे मदद मांगी जाए। इसलिए मैंने अपने दोस्त की एडवाइस पर ध्यान देने की ठान ली थी। हम दोनों सीधा पुलिस स्टेशन चले गए थे और हमने वहाँ पर गौतम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने उसे कुछ दिनों में ही अरेस्ट कर लिया था। मैं उससे मिलने के लिए गई तो वो शॉक्ड रह गया था। वो कहने लगा, तुम्हें हमारी प्लानिंग के बारे में कैसे पता चल गया? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी किडनैपिंग में मेरा हाथ भी है? मुझे गौतम की बात सुनकर करंट लगा था। फिर मैं मुस्कुराकर उससे कहने लगी, हर मुजरिम अपना जुर्म करने के बाद कोई ना कोई निशानी जरूर छोड़ देता है। तुमने भी एक निशानी छोड़ दी थी। मुझे ये बताओ, आखिर तुमने ये सब क्यों किया? गौतम कहने लगा, मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे रिश्तेदारों की ही गैंग का हिस्सा हूँ। तुम्हारी फैमिली में ये रिवाज है कि शादी से एक रात पहले लड़कियों को गायब कर दिया जाता था, इसलिए हरे रंग के कपड़े का नाटक किया जाता था। दरअसल उन हरे रंग के कपड़े पर नशे की दवाई मिली हुई होती थी, जिसको पहनने के बाद लड़कियां बेहोशी का शिकार हो जाती थी। और वो लोग जिनको लड़कियां बेच दी जाती थी वो उसे उठाकर ले जाते थे और उसकी जगह ढेर सारे पैसे रख जाते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि शादी के समय दूल्हे को देखकर दुल्हन शादी से इनकार न कर दे। और फिर सुबह के समय बारात आई थी और बिना दुल्हन के ही वापस चली जाती थी, क्योंकि दुल्हन तो पहले ही ठिकाने पर पहुंच जाती थी। तुम्हारी बड़ी बहन सुरभि ने उस रात बहुत चालाकी की थी। उसने वो कपड़े बदल लिए थे और वो बेहोश नहीं हुई थी। जब उसके खरीदार आए तो वो डर गई, इसलिए चिल्लाने लगी थी। वो घबरा गए और उसे उठा कर ले गए थे। इसलिए तुम्हारी मम्मी ने सबको ये बता दिया था कि उनकी बेटी भाग गई है। हर लड़की जो बेची जाती थी वो शादी के लिए ही बेची जाती थी, क्योंकि कई अलग अलग शहर और जगह पर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनकी शादी नहीं होती। उन लोगों की शादी हम इस तरह से पैसे वसूल करके करवाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम लोगों के पेरेंट्स का होता है। तुम्हारी बहन बहुत जिद्दी लड़की थी। वो किसी हाल पर भी उस उम्रदार आदमी की पत्नी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसको ज़बरदस्ती किडनैप करके इतनी दूर भेज दिया गया कि तुम कभी भी अपनी बहन को नहीं ढूंढ सकती। हमें पता था कि हर लड़की को उन कपड़ों पर शक होता था और तुम भी बहुत चालाक हो। सबसे ज़्यादा शक तो तुम्हें था। तुम्हारी मम्मी मुझे इस बारे में पहले ही बता चुकी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पड़ोस में पुलिस ऑफिसर बनकर आ गया था। और तुम्हारी मम्मी को ये भी पता चल गया था कि तुम मुझे एसएमएस करती हो, इसलिए तुम आसानी से हमारे जाल में फंस गई थी। ऐसे ही बाकी सारी लड़कियां भी मेरी बातों में आ गई थी। मैं किसी के लिए भी कुछ भी बन जाता था और उनको अपने घर में जगह दे दिया करता था। उसके बाद वो लड़कियां मेरे ही घर से किडनैप हो जाती थी। तुम्हारे रिश्तेदारी की हर लड़कियां अपने अपने पति के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो सही सलामत है, हालांकि उनके पतियों में कोई ना कोई कमी है, लेकिन तुम दोनों बहनें बहुत चालाक हो। अब मुझे गौतम की पूरी बात समझ आ गई थी कि मेरे माता पिता और मेरे सारे रिश्तेदार भी इस काम में मौजूद थे। मैंने अपने माता पिता और सारे रिश्तेदारों के बारे में पुलिस को बता दिया था और उन सब लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। अब मैं अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी जैसा हम दोनों बहनों के साथ हुआ था। इससे पहले ही वो सब लोग अरेस्ट हो चुके थे। मुझे अपनी मम्मी से इसलिए नफरत थी क्योंकि वो बहुत चालाक औरत थी। उन्होंने कभी भी अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं की थी,
मेरे पापा गलत इंसान नहीं थे, वो मम्मी के कहने में आकर ही दौलत के लालच में अंधे हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने खामोशी से अपनी बेटियों को किडनैप होने दिया। जितनी भी लड़कियां ज़बरदस्ती की ज़िंदगी गुजार रही हैं, पुलिस ने उन सारी लड़कियों से पूछताछ कर ली है और इस दौरान मुझे मेरी बहन भी मिल गई। लेकिन मेरी बहन ने अब फैसला कर लिया था कि वो अब इस इंसान की पत्नी है, इसलिए वो उसके साथ ही ज़िंदगी गुजार रही है। अपनी बहन को इतने सालों बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, पर मैं अपनी छोटी बहन के साथ इस घर में रह रही हूँ और हम दोनों बहनें अब अपने माता पिता के बगैर अकेले हो गए हैं, क्योंकि उन दोनों को सजा हो चुकी है। हम अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रहे हैं। ऐसे माता पिता का हमें कोई फ़ायदा नहीं जो अपनी बेटियों की ज़िंदगी अपने ही हाथों से तबाह करते हों। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।